फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू IAS संसारी यूट्यूब चैनल। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल IAS संसारी में। और दोस्तों यहाँ पर आपको सेकेंड सेमेस्टर की जो क्लासेस हैं वो लगातार मिल रही हैं शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक। ठीक है, तो जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और इसके साथ ही यहाँ पर हम आपको बता दें, अगर आप पिछले 2016 से लेकर 2023 तक के सभी वर्षों के सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर परचेज करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमसे परचेज कर सकते हैं। इसके जो आंसर होंगे विस्तारित व्याख्या सहित आपको समझाए गए होंगे। इसकी जो फीस है वो केवल 100 रुपीज़ रखी गई है, यानी कि 100 रुपये में आपको अब तक जितने भी सेकेंड सेमेस्टर में परीक्षाएं हुई हैं सभी सब्जेक्ट की, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट, चाहे वो हिंदी का हो, मैथ का हो, साइंस का हो, ठीक है, चाहे आपका फर्स्ट पेपर हो, ठीक, चाहे सेकेंड पेपर हो, ऑल सब्जेक्ट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं सॉल्व किए हुए वो आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। और इसके लिए आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है, मैसेज करना होगा, जहां पर आपको 100 रुपीज़ की पेमेंट करना होगी QR कोड पर। तुरंत आपको जो है सारी PDF फाइल जो है वो उपलब्ध करा दी जाएंगी। और जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस सेमेस्टर यानी कि पिछले सेमेस्टर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व किया होगा उन स्टूडेंट्स को पता होगा कि कितना ज़्यादा फायदेमंद रहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हुए। अगर आप उन्हें पढ़ते हैं तो 20 से 25% जो आपका क्वेश्चंस रहते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर से ही डायरेक्टली आपको देखने के लिए मिल जाते हैं परीक्षाओं में। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। सॉल्व क्वेश्चन पेपर आपको सारे उपलब्ध करा दिए जाएंगे, ठीक है। एक बार यहाँ पर आपको डेमो भी दिखा देते हैं। आपके जो सॉल्व क्वेश्चन पेपर है वो कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते होंगे। ये सेकंड सेमेस्टर 2023 का वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा का पेपर है, ठीक है, जो कि 50 अंकों का होता है। इसमें सबसे पहले आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाएंगे, इनके विस्तृत व्याख्या सहित जो आंसर है वो इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके यहाँ आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, ये आपको यहाँ पर मिल जाएंगे सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो गए। इसका भी यहाँ पर विस्तृत व्याख्या सहित जो है वो सारी चीज़ें समझाई गई, यहाँ पर आप देख सकते होंगे। इसी तरह से आपके लघु उत्तरीय क्वेश्चन भी आ जाएंगे, ये आ गए आपके लघु उत्तरीय क्वेश्चन। और सारे सब्जेक्ट के पेपर होंगे 2016 से लेकर 2023 तक की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, ठीक है, सारे पेपर आपको मिल जाएंगे आसानी से। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यहीं से आपको जो है वो सॉल्व क्वेश्चन पेपर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब आज की इस क्लास को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस को अगर अटेंड नहीं किया तो सारी क्लासेस आपको चैनल पर मिल जाएंगी। सभी सब्जेक्ट की जो प्लेलिस्ट है वो अलग अलग बना दी गई है। और आज की क्लास का सबसे पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, शिक्षा जो होती है, शिक्षक बनने के लिए उसका पाठ्यक्रम यहाँ पर आपको बताना है। तो शिक्षा के पाठ्यक्रम में क्या क्या होता है, और हमारे देश में शिक्षा के कई प्रकार के जो पाठ्यक्रम हैं वो चल रहे हैं। इसमें कौन कौन से पाठ्यक्रम हो सकते हैं? सबसे पहले आपका पूर्व प्राथमिक स्कूल शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, जो पूर्व प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए होता है, ठीक है, जो कि प्री प्राइमरी स्कूल से आप कह सकते हैं, जो कि आंगनबाड़ी केंद्रों में संचालित किए जाते हैं। तो उनके लिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं, ठीक है, कोर्स चलाए जाते हैं। इसके अलावा प्राथमिक स्कूल शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्राथमिक स्कूल का शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आपको पता ही है, जिसे आप DLED बोलते हैं, ठीक है, ये आपका शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है, या BTC आप कह सकते हैं। इसी तरह से माध्यमिक स्कूल का शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है। इसी तरह से अनौपचारिक शिक्षा का शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है, और प्रौढ़ शिक्षा का शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है। इसके अलावा गूंगे बहरे बच्चों के शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम होते हैं, जैसे कि ब्रेल लिपि में बच्चों को सिखाना, ठीक है, ब्रेल लिपि में आपको पता ही होगा 6 बिंदुओं पर डॉट रहता है, 6 बिंदु के थ्रू ही सारी चीज़ें जो है वो सिखाई जाती हैं ब्रेल लिपि में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है अंधे बच्चों के शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम। तो अगले पॉइंट में यहाँ बताया गया कि अंधे बच्चों के शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, तो यहाँ पर जो ब्रेल लिपि होती है वो अंधे बच्चों के लिए होती है जो कि देख नहीं पाते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है 6 डॉट बिंदु होते हैं, ठीक है। गूंगे बहरे बच्चों के लिए क्या होता है, ये लोग देख पाते हैं, उन्हें इशारे के थ्रू समझाया जाता है। कैसे? इशारे के थ्रू, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप करेक्शन कर लेंगे। तो इस तरह से सारे शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलते हैं अंधे बच्चों के लिए, जो देख नहीं पाते उनके लिए ब्रेल लिपि जो है वो अपनाई जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम सारे चलते हैं। इसके अलावा अगला शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आप देख सकते होंगे शारीरिक शिक्षा के लिए जो शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं वो होते हैं, ठीक है, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन BPED वगैरह के कोर्स होते हैं। इसके अलावा भाषा शिक्षा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं। इसके अलावा ललित कला, ठीक है, आर्ट वगैरह के लिए। इसके अलावा होम साइंस के लिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। इन सभी स्तरों के शिक्षक शिक्षा में 3 प्रकार के जो पाठ्यक्रम यानी कि जो कोर्स हैं वो यहाँ पर चल रहे हैं, ठीक है। अब कौन कौन से हैं वो यहाँ पर आप देख सकते होंगे। पहला बताया गया यहाँ पर शिक्षा सिद्धांत, ठीक है, दूसरा शिक्षण अभ्यास, तीसरा प्रायोगिक कार्य है, ठीक है, प्रायोगिक मतलब प्रैक्टिकल वगैरह। और इसके अलावा और होता है आपका शिक्षण अभ्यास, ठीक है, शिक्षण किस तरह से आप सही कर सकते हैं, किस तरह से पढ़ा सकते हैं, तो शिक्षण के लिए आपको अभ्यास करना,
ठीक है, तो पढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की ओर। और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न संख्या 72। इसमें आपसे पूछा गया कि अध्यापक शिक्षा से आप क्या समझते हैं। जो अध्यापक शिक्षा होती है, ठीक है, उससे क्या समझते हैं। तो अध्यापक शिक्षा का प्रयोग अध्यापक प्रशिक्षण के स्थान पर किया जाने लगा। अध्यापक शिक्षा का अर्थ अध्यापक प्रशिक्षण से अधिक विस्तृत है। इसके अनेक पहलू हैं और अध्यापन कार्य कौशलपूर्ण कार्य। अध्यापन क्या है, एक कौशलपूर्ण कार्य, कौशलपूर्ण कार्य है, ठीक है। अध्यापन कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए पूर्ण तैयारी की आवश्यकता है। अगर आप डायरेक्टली ऐसे अध्यापन कार्य करेंगे तो ऐसे आप सफल नहीं हो पाएंगे। उसके लिए पहले से आपको पूरी तरह से प्रशिक्षित होना होगा। इसके बाद अध्यापक शिक्षा को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया। जो अध्यापक शिक्षा होती है, ठीक है, टीचर एजुकेशन, उसे किस तरह से परिभाषित किया गया। मुनरो के अनुसार यहाँ बताया गया कि अध्यापक शिक्षा में वे सभी शिक्षात्मक अनुभूतियाँ सम्मिलित होती हैं जो किसी भी मनुष्य को स्कूल में शिक्षण के लिए तैयार करती हैं। इसके लिए शिक्षण संस्था द्वारा जो कोर्स निश्चित किया जाता है, जिसके अनुसार इस व्यवसाय में रुचि रखने वाले व्यक्तियों को तैयार किया जाता है, ठीक है। जो यहाँ पर अभ्यर्थी शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए कोर्स बनाए जाते हैं और जो इस फील्ड में रुचि रखते हैं, ठीक है, वही लोग इस शिक्षण को प्राप्त करते हैं, यानी कि शिक्षक बनते हैं। तो उन्हीं के लिए जो कोर्स है वो तैयार किए जाते हैं, उन्हीं लोगों को यहाँ पर शिक्षक बनाने के लिए तैयार किया जाता है। इसके अलावा ये जो कोर्स है वो उनकी शिक्षण योग्यता में विकास करता है। जो उनके लिए कोर्स तैयार किए जाते हैं उनकी शिक्षण योग्यता में क्या करता है, डेवलपमेंट करता है, ठीक है, ताकि वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकें। दूसरा यहाँ पर डेफिनेशन बताई गई भारतीय शिक्षा आयोग के द्वारा, ठीक है। तो भारतीय शिक्षा आयोग के अनुसार डेफिनेशन क्या बताई गई, शिक्षा के गुणात्मक विकास के लिए अध्यापकों की व्यावसायिक शिक्षा का उचित कार्यक्रम आवश्यक है, निश्चित रूप से, ठीक है। तो शिक्षा के गुणात्मक विकास के लिए क्या, अध्यापकों की जो व्यावसायिक शिक्षा है उसके लिए अलग अलग जो कार्यक्रम है वो आवश्यक हों, ताकि अध्यापक पूरी तरह से उसमें निपुण हो सके शिक्षण के लिए, ठीक है। तो इस तरह से उसे प्रशिक्षित किया जाए। तीसरा, गुड के अनुसार, शिक्षा कोष के अनुसार, गुड के शिक्षा कोष के अनुसार क्या है यहाँ पर अध्यापक शिक्षा की परिभाषा। तो अध्यापक शिक्षा में वे सभी अनुभव, औपचारिक और अनौपचारिक क्रियाएं सम्मिलित होती है जो किसी भी व्यक्ति को शिक्षण व्यवसाय का दायित्व संभालने की योग्यता प्रदान करती हैं। अब अगर आप शिक्षण कर रहे हैं तो उसका दायित्व भी आपको संभालना होगा। तो शिक्षक प्रशिक्षण में क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है वो अभ्यर्थियों को सिखाई जाती हैं, प्रशिक्षकों को सिखाई जाती हैं, ठीक है। तो उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि अध्यापक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रक्रिया है जो अध्यापन करने वाले व्यक्तियों को शिक्षण व्यवसाय की योग्यता प्रदान करती है। अब प्रश्न ये उठता है कि इसे अध्यापक प्रशिक्षण से अध्यापक शिक्षा का नाम क्यों दिया गया। अध्यापक प्रशिक्षण से क्या बोलता है, ये अध्यापक प्रशिक्षण होता है, तो इसे अध्यापक शिक्षा का नाम क्यों दिया गया। W.H. किलपैट्रिक के अनुसार, ठीक है, किसके अनुसार, W.H. किलपैट्रिक के अनुसार सर्कस में काम करने वाले व्यक्तियों और पशुओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। किसमें, सर्कस में काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं या जो पशु होते हैं उन्हें क्या दिया जाता है, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है, जो सर्कस में लोग काम करते हैं। परंतु अध्यापकों को जो शिक्षा दी जाती है, ठीक है, उसे आप अध्यापक शिक्षा कहते हैं। अध्यापकों को जो प्रशिक्षित किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, अध्यापक शिक्षा बोल सकते हैं, ठीक। इसके बाद किलपैट्रिक की इस विचारधारा के अनुसार इसको अध्यापक शिक्षा की संज्ञा दी जाने लगी और अध्यापकों की शिक्षा देने वाली संस्थाओं को अध्यापक प्रशिक्षण कॉलेज, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज कहा जाने लगा, जहाँ पर टीचर्स को एजुकेशन दी जाती है, टीचर्स को तैयार किया जाता है, ठीक है, बच्चों को पढ़ाने के लिए। उन कॉलेजेस को क्या कहा जाता है, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जिसकी जो B.Ed कॉलेज हो गए या फिर D.LED BTC कॉलेज हो गए, उनको क्या कहा जाता है, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज कहा जाता है। तो यहाँ पर आगे क्या बताया गया, टीचर्स ट्रेनिंग, ठीक है, अध्यापक प्रशिक्षण कॉलेज के स्थान पर शिक्षा कॉलेज, ठीक है, कौन सा कॉलेज, यहाँ पर अब क्या कहा जाने लगा, कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ठीक है, कॉलेज ऑफ एजुकेशन। आप जितने भी कॉलेज आप देख सकते होंगे, चाहे वो B.Ed का हो गया या D.LED का हो गया, ठीक है, उनको कॉलेज ऑफ एजुकेशन के नाम से ही जाना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न आपका, सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा की विवेचना कीजिए। जो सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा की विवेचना है वो आपको करना है, ठीक है। और इसी कारण टीचर्स ट्रेनिंग, ठीक है, इस वर्ड के कारण ही क्या हुआ, BTC का नाम बदलकर अभी क्या कर दिया गया, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कर दिया गया। क्या कर दिया गया, D.LED, आपको पता ही होगा, पहले क्या था, BTC बेसिक ट्रेनिंग, ठीक है, सर्टिफिकेट, ठीक है। तो अब इसका नाम भी D.LED कर दिया गया है, अगर आपको पता होगा तो, पता तो है ही आपको। फिलहाल सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा की विवेचना कीजिए। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या बताया गया, आगे देखते हैं। सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा की विवेचना में क्या है, तो सारी चीज़ें देखेंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर परचेस करना चाहते हैं जो कि विस्तृत व्याख्या सहित हैं, तो वीडियो की स्टार्टिंग में जो नंबर दिया गया वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक। और इस सेवाकालीन शिक्षा इन सर्विस टीचर एजुकेशन, इन सर्विस यानी कि सर्विस के दौरान ही जो शिक्षक शिक्षा दी जाती है उसके बारे में बताना है।
तो सेवारत जो अध्यापक हैं यहाँ पर, ठीक, वर्तमान समय में, तो सेवारत शिक्षकों के लिए जिस शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था की जाती है उसे सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा यानी कि इन सर्विस टीचर एजुकेशन कहते हैं। जब शिक्षक बनने के बाद आपको कुछ भी सिखाया जाता है, ठीक है, ट्रेनिंग दी जाती है, तो उसे भी इन सर्विस टीचर एजुकेशन कहते हैं। इसके दो रूप हो सकते हैं, पहला सेवारत प्रशिक्षित शिक्षकों का प्रशिक्षण और दूसरा है सेवारत प्रशिक्षित शिक्षकों की सतत शिक्षा, ठीक है। तो पहले इस बारे में बात कर लेते हैं, सेवारत प्रशिक्षित शिक्षकों का प्रशिक्षण, ठीक है, जो सेवा में है और प्रशिक्षित नहीं है, तो पहले उनको क्या किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। एक समय था जब हमारे देश में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में अप्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या बहुत अधिक थी, अतः उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए कई प्रकार के कोर्स किए गए, यानी कि पाठ्यक्रम चलाया गया जो आज तक चल रहे हैं। पहला है पूर्ण शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम, फुल टाइम टीचर एजुकेशन कोर्स। दूसरा अल्पकालीन शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम, पार्ट टाइम टीचर एजुकेशन कोर्स, ठीक है। इसी तरह से तीसरा यहाँ पर बताया गया है ग्रीष्मकालीन शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम, समर टाइम टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। चौथा आपका पत्राचार पाठ्यक्रम यानी कि करस्पॉन्डेंस कोर्सेज, ठीक है। और इस करस्पॉन्डेंस कोर्सेज में ही आपने देखा होगा जो यहाँ पर NIOS का DLED था वो संचालित किया गया था। कौन सा? NIOS का DLED, ठीक है। अभी उसे रेगुलर DLED के समान जो है वो वैलिड नहीं माना गया है, ठीक है। तो NIOS का DLED चलाया गया था पहले, ये फिलहाल 18 महीने का कोर्स था, इसलिए इसे रेगुलर DLED के समान जो है वो वैल्यू नहीं दी गई। इसके बाद दूसरे यहाँ पर बताया गया कि सेवारत प्रशिक्षकों की सतत शिक्षा। इसमें क्या होता है, चलिए इसमें भी देख लेते हैं। इस समय हमारे देश में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में अप्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या तो बहुत कम हो गई है, परंतु शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में इतनी तेजी से विकास हो रहा है कि उसके अद्यतन ज्ञान के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की सतत शिक्षा आवश्यक होगी। अब सेवारत शिक्षकों की शिक्षा के मुख्य उद्देश्य हैं उन्हें शिक्षक शिक्षा संबंधी अद्यतन ज्ञान देना, ठीक है। इसके अलावा उन्हें अद्यतन शिक्षण विधियों और कौशलों में प्रशिक्षित करना और उन्हें नई परिस्थितियों के लिए तैयार करना, किन्हें? शिक्षकों के लिए। इस समय सेवारत आपको बताया जो इन सर्विस टीचर हैं यानी कि जो अभी पढ़ा रहे हैं स्कूल में, तो उन सेवारत प्रशिक्षित शिक्षकों को सतत शिक्षा निम्नलिखित रूप में दी जाती है। सतत मतलब हमेशा देने वाली शिक्षा, ठीक है, जो शिक्षा हमेशा चलती रहती है। उसके इसमें क्या क्या बताया गया, चलिए देख लेते हैं किस तरह से दी जाती है इन्हें शिक्षा। पहला इसमें पुनर्बोधन पाठ्यक्रम, ठीक है, रिफ्रेशर कोर्स दिए जाते हैं, विचार गोष्ठियाँ हो जाती हैं, सेमिनार्स आयोजित किए जाते हैं। आपने देखा होगा जो यहाँ पर आपके अगर रेडियस में कुछ भी टीचर्स वगैरह होंगे कोई, तो उन्हें डायरेक्ट में सेमिनार्स वगैरह आयोजित की जाते हैं, उनके लिए कार्यशालाएं वर्कशॉप्स आयोजित की जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा मुद्रित सामग्री वितरित की जाती है उनके लिए। इसके अलावा जनसंचार के माध्यम से, मास मीडिया के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। तीसरा आपका सेवारत उच्च शिक्षा शिक्षकों का पुनर्बोधन, ठीक है। इसमें क्या बताया गया ये भी यहाँ पर आप देख लेते हैं फटाफट, ठीक। तो इसमें बताया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उच्च शिक्षा शिक्षकों के प्रशिक्षण पर भी बल दिया गया। परिणाम क्या हुआ इसका, UGC ने नवनियुक्त उच्च शिक्षा शिक्षकों के लिए पुनर्बोधन कार्यक्रम को अनिवार्य कर दिया गया, जो उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन के लिए जो टीचर थे। तो इस समय ये प्रशिक्षण पुनर्बोधन कार्यक्रमों के रूप में दिया जा रहा है। इस पहला आपका एकेडमिक स्टाफ कॉलेज, ठीक है। दूसरा आपका रिफ्रेशर कोर्स सेंटर, ठीक है, ये हायर एजुकेशन के लिए, कैसा, उच्च शिक्षा के लिए, जैसे कि UG PG के जो टीचर्स होते हैं, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना क्या? आपने बहुत पढ़ा होगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। व्हाट इज ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है क्या? चलिए इसके बारे में विस्तार से यहाँ पर जान लेते हैं। तो 1986 की जो नई शिक्षा नीति आई थी उसमें इसका प्रावधान किया गया था। तो पूरे देश में प्राथमिक विद्यालय जो होते हैं क्लास 1 to 8 के लिए, उन प्राथमिक विद्यालयों में सुविधाओं को उन्नत करने के लिए केंद्र सरकार की सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 के बाद ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो प्रारंभ किया गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के 3 परस्पर निर्भर पहलू हैं। अब वो 3 परस्पर निर्भर पहलू क्या हैं, इन्हें आपको एक बार समझना होगा यहाँ पर ठीक से। पहले आपका 2 बड़े बड़े कमरों का भवन जिसमें चौड़ा बरामदा और लड़के व लड़कियों के लिए अलग अलग प्रसाधन सुविधा हो, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में ये न्यूनतम चीज़ें विद्यालयों को उपलब्ध कराना आवश्यक की गई। विद्यालयों को कम से कम यहाँ पर 2 बड़े बड़े कमरे होना चाहिए विद्यालय के लिए और चौड़ा बरामदा हो, ठीक है, बरामदा हो जिसमें चौड़ा बरामदा हो, लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग प्रसाधन सुविधा भी हो। इसके अलावा प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 अध्यापक जिसमें 1 स्त्री होना अनिवार्य किया गया। तीसरा बताया गया आवश्यक शिक्षण अधिगम सामग्री जिसमें श्यामपट्ट हो, ठीक है, श्यामपट्ट लिखने के लिए जो ब्लैक बोर्ड वगैरह होता है, ठीक। इसके अलावा मानचित्र हो, उसमें चार्ट वगैरह हो, खिलौने हो बच्चों के लिए और कार्यानुभव के उपकरण सम्मिलित हों, ठीक है। तो इन तीन पॉइंट को यहाँ पर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में सम्मिलित किया गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का कार्यान्वयन प्रगति पर था, फिर भी कार्यान्वयन के प्रयास और विस्तार की असमानता एक मुख्य समस्या बनी जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सन 1987 से इस योजना के प्रारंभ से ही 1,49,146 अध्यापकों जिसमें 48% महिलाएं हैं, ठीक है। तो इतने अध्यापकों की भर्ती की जा चुकी है
और 1,15,091 कक्षा कक्ष भी बनाए चुके हैं। इसके साथ ही नवी योजना में, नवी पंचवर्षीय योजना जो थी, उस नवी पंचवर्षीय योजना में क्या बताया गया, यहाँ पर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जो क्षेत्र है वो विस्तृत किया गया, यानी कि बढ़ाया गया है। इसके अंतर्गत जहां नामांकन संतोषजनक स्तर पर पहुंच गया, यानी कि विद्यार्थियों स्टूडेंट्स की संख्या जहां संतोषजनक स्तर पर पहुंच गई है, वहां प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तीसरा अध्यापक और तीसरा कक्षा कक्ष भी उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा 83,045 तृतीय अध्यापक और 77,610 अतिरिक्त अध्यापकों के पद भी सृजित किए जा चुके हैं। ठीक है, जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी बताई गई यहाँ पर। ठीक है, जो कि आपके कोर्स में, तो आपको इसी तरह से याद रखना है। अगला प्रश्न आपका बेसिक शिक्षा योजना अथवा वर्धा योजना को समझाइए। जो बेसिक शिक्षा योजना है या जिसे आप वर्धा योजना बोलते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसके बारे में देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या जानकारी दी गई है। निम्नलिखित इसकी रूपरेखा है। बेसिक शिक्षा के पाठ्यक्रम की अवधि 7 वर्ष की है। जो बेसिक शिक्षा होता है, ठीक है, बेसिक शिक्षा जो होती है उसके कोर्स की अवधि कितनी है, 7 वर्ष की। ये शिक्षा 7 से 14 वर्ष तक के बालकों बालिकाओं के लिए निःशुल्क और अनिवार्य की गई। 7 से 14 वर्ष आप समझ सकते हो कि क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के लिए। ठीक है, कैसी की गई, निःशुल्क की गई। इसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पर बताया गया, तीसरा, संपूर्ण शिक्षा का संबंध किसी आधारभूत शिल्प यानी कि बेसिक क्राफ्ट से होता है। चौथा, यहाँ पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, यानी कि मातृभाषा में बच्चों को शिक्षा दी जाएगी बेसिक शिक्षा योजना में। ठीक है, बेसिक शिक्षा योजना का उद्देश्य क्या है, यहाँ पर जो शिक्षा है वो बच्चे को मातृभाषा में दी जाए। ठीक है, लोकल लैंग्वेज में। इसके अलावा बताया गया, चुने हुए शिल्प की शिक्षा इस प्रकार दी जाती है कि वे बालकों को अच्छा शिल्पी बनाकर उनको स्वावलंबी बना देती है। ठीक है, स्वावलंबी बना देती है। चुने शिल्प की जो शिक्षा दी जाती है वो बालकों को इस तरह से दी जाती चाहिए, ठीक है, कि उनको स्वावलंबी बना दे। पॉइंट नंबर 6 में यहाँ पर बताया गया कि शारीरिक श्रम पर बल दिया जाता है। जो शारीरिक श्रम है उस पर बल दिया जाता है ताकि बालक सीखे हुए शिल्प के द्वारा अपनी जीविका का उपार्जन कर सके, यानी कि अपने लिए वो कुछ जीविकोपार्जन कर सके, यानी कि कुछ मेहनत करके अपने लिए थोड़ा सा व्यवस्था कर सके घर चलाने के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट बताया गया, बालकों द्वारा बनाई जाने वाली वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका प्रयोग किया जा सकता है या जिनको बेचकर विद्यालय का कुछ व्यय चलाया जा सकता है। ठीक है, इसका अगला पॉइंट बताया गया, पाठ्यक्रम में अंग्रेजी का कोई स्थान नहीं है। ठीक है, बेसिक शिक्षा जो यहाँ पर है उसमें शिल्प को बालकों की योग्यता और स्थान की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर चुना जाता है। अगला पॉइंट है, उस शिल्प की शिक्षा इस प्रकार प्रदान की जाती है कि बालक उसके सामाजिक और वैज्ञानिक महत्व को भली भांति परिचित हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बताई गई यहाँ पर बेसिक शिक्षा योजना के बारे में, या फिर आप बोल सकते हैं वर्धा योजना के बारे में। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पर है आपका अगला प्रश्न संख्या 76, बुनियादी शिक्षा नाम पढ़ने के कारण। देखिए, जो बुनियादी शिक्षा नाम पढ़ा बेसिक शिक्षा का, उसका क्या कारण था, तो अंग्रेजी के बेसिक शब्द का ही हिंदी अर्थ है आधारभूत। ठीक है, और उर्दू अर्थ क्या है, बुनियादी। जो अंग्रेजी का बेसिक शब्द होता है इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, आधारभूत, और उर्दू में क्या बोलते हैं, बुनियादी। आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये शिक्षा निम्नलिखित कारणों के फलस्वरूप आधारभूत या बुनियादी मानी गई है, इसलिए इसका नाम बुनियादी शिक्षा पड़ा है। पहला कारण आपका, ये शिक्षा प्रत्येक भारतीय बच्चे के लिए अनिवार्य और आधारभूत शिक्षा स्वीकार की गई है। कैसी शिक्षा स्वीकार की गई, आधारभूत शिक्षा स्वीकार की गई। दूसरा पॉइंट बताया गया, ये शिक्षा बच्चों की आधारभूत आवश्यकताओं और अभिरुचियों में घनिष्ठ संबंध स्थापित करती है, ये आपको याद रखना है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर बताया गया, ये शिक्षा भारत की राष्ट्रीय सभ्यता, संस्कृति और शिक्षा संगठन का आधार मानी गई है। क्या मानी गई है, आधार मानी गई है। अगला पॉइंट यहाँ पर आपको बताया गया, ये शिक्षा सामुदायिक जीवन के आधारभूत व्यवसायों से संबंधित है। किससे संबंधित है, ये शिक्षा सामुदायिक जीवन जो है आपका, ठीक है, उसके आधारभूत, ठीक है, आधारभूत व्यवसायों से संबंधित है। इसमें अगला पॉइंट बताया गया, पॉइंट नंबर 5, ये शिक्षा किसी आधारभूत शिल्प के द्वारा दी जाती है, जो आपकी बुनियादी शिक्षा है, बेसिक शिक्षा, जिसका प्रयोग व्यक्ति अपने भावी जीवन के निर्वाह के लिए कर सकता है। इसके बाद इसमें अगला पॉइंट नंबर 6 यहाँ पर बताया गया कि ये शिक्षा प्रत्येक भारतीय की आधारभूत सामान्य संपत्ति है। ठीक है, अगला पॉइंट है इसका अंतिम, ये शिक्षा सभी भारतीयों को ऐसा आधारभूत ज्ञान प्रदान करती है जो उनको अपने पर्यावरण को बुद्धिमत्तापूर्वक समझने और प्रयोग करने में सहायता देती है। ठीक है, बेसिक शिक्षा क्या है, सभी भारतीयों को ऐसा बुनियादी ज्ञान देती है जो उनको क्या, अपने पर्यावरण के चारों ओर को जो पर्यावरण है, ठीक है, ये अपने पर्यावरण को बुद्धिमत्तापूर्वक समझने और प्रयोग करने में सहायता देती है। तो इस प्रकार जैसा कि स्वयं गांधी जी ने लिखा है कि बुनियादी शिक्षा बच्चों को, चाहे वे नगर के हों, ठीक है, या गांव के हों, ठीक है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र को या शहरी क्षेत्र को, भारत की समस्त सर्वोत्तम और स्थायी बातों से संबंधित करती है। ठीक है, बुनियादी शिक्षा, ठीक है, किसने दिया है, ये गांधी जी ने, ये अभी आपको ध्यान रखना है। ठीक, इसके बाद आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 77, बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम को स्पष्ट कीजिए। बुनियादी शिक्षा जिसे आप बेसिक एजुकेशन भी बोलते हैं, इसका पाठ्यक्रम आपको स्पष्ट करना है।
तो इसमें क्या क्या है, इसका पाठ्यक्रम इस प्रकार है। हस्तकौशल और उद्योग होता है इसमें। इसके अंतर्गत कताई, बुनाई, बागवानी, कृषि, काष्ठ कला, चर्म कार्य, टेक्स कला, पुस्तक कला, मिट्टी का काम और मछली पालन आदि सम्मिलित है। दूसरा आपका ये जो शिक्षा है वो मातृभाषा पर बल देती है, जो मातृभाषा बच्चे की उसी में बच्चों को पढ़ाया जाए। तीसरा है हिंदुस्तानी हिंदी। हिंदुस्तानी हिंदी का प्रयोग उन लोगों के लिए जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, ठीक है। चौथा पॉइंट बताया गया इसमें व्यावहारिक गणित। इसमें नापतोल, अंक गणित, बीजगणित और रेखा गणित सम्मिलित है किसमें, बुनियादी शिक्षा में या बेसिक एजुकेशन जिसे आप बोलते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट बताया गया सामाजिक विषय, सोशल एजुकेशन। इसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और सामाजिक अध्ययन भी शामिल किए गए हैं। अगला आपका जनरल नॉलेज, सामान्य विज्ञान, ठीक है, जनरल साइंस। इसमें प्रकृति निरीक्षण, बागवानी, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान भी समाहित किए गए हैं। ये सारे सब्जेक्ट क्या है इसमें सम्मिलित किए गए। अगला इसमें संगीत यानी कि म्यूजिक भी है, चित्रकला भी है, ड्राइंग, ठीक है। और अगला इसमें स्वास्थ्य विज्ञान, ठीक है, स्वास्थ्य विज्ञान है इसमें, जिसमें क्या होता है, इसमें साफ सफाई के बारे में पढ़ाया जाता है, व्यायाम, खेलकूद के बारे में बताया जाता है। और पॉइंट नंबर 10 है आचरण शिक्षा। इसके अंतर्गत नैतिक शिक्षा बताई जाती है बच्चों को, ठीक है। इसमें सामाजिक और राष्ट्रीय उत्सवों का मानना और समाज सेवा के कार्य भी इसमें बच्चों को बताए जाते हैं, किसमें, बेसिक एजुकेशन या फिर बुनियादी शिक्षा में, ठीक। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 78, बुनियादी शिक्षण विधि को समझाइए। तो बुनियादी शिक्षण विधि क्या है, चलिए एक बार देख लेते हैं। तो बुनियादी शिक्षण विधि में बताया गया कि रायबर्न के अनुसार बेसिक शिक्षा शिक्षण की विधि नहीं है। बेसिक शिक्षा शिक्षण की विधि नहीं है, ये पाठ्यक्रम को निश्चित करने की विधि है। बेसिक शिक्षा क्या है, ये शिक्षण की विधि नहीं बल्कि पाठ्यक्रम को एक निश्चित करने की विधि है। अध्यापक उन विधियों का प्रयोग करता है जो सबसे अधिक रोचक और प्रभावपूर्ण सिद्ध हुई हैं। सब प्रगतिशील विधियों का बुनियादी शिक्षा में स्थान हो सकता है और प्रयोग भी किया जा सकता है। इसके अलावा बुनियादी शिक्षा में चाहे जिस विधि का प्रयोग किया जाए, पर शिक्षण का वास्तविक कार्य क्या होता है, क्रियाओं और अनुभवों पर अनिवार्य रूप से आधारित किया जाता है। आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कोई क्रिया या एक्टिविटी करके ही या फिर बच्चों के पूर्व अनुभवों से जोड़कर ही बच्चों को सिखाएं, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ बताई गई। दूसरे शब्दों में शिक्षण विधि इतनी व्यवहारिक होती है कि बालक के विभिन्न विषयों का ज्ञान एक ही समय में प्राप्त करता है, साथ ही उसे ये ज्ञान थोड़े समय में प्राप्त हो जाता है। ये क्या है, बुनियादी शिक्षण विधि है, ठीक है। और आगे यहाँ पर बताया गया कि छात्रों को विभिन्न विषयों की शिक्षा स्वतंत्र रूप में ना देकर, छात्रों को विभिन्न विषयों की जो शिक्षा वो स्वतंत्र रूप में ना देकर किसी आधारभूत शिल्प के माध्यम से प्रदान की जाती है, यानी कि कुछ सिखाया जाता है बच्चों को जिसके द्वारा ये सारी जो शिक्षा है वो दी जाती है। इसके अलावा गणित हो गया, सामान्य विज्ञान हो गया, सामाजिक विषयों आदि के शिक्षण में इसी विधि को प्रयुक्त किया जाता है। इसके अलावा यदि किसी विषय के किसी भाग की आधारभूत शिल्प के माध्यम से शिक्षा नहीं दी जा सकती है तो उसकी शिक्षा किसी अन्य विधि से आप दे सकते हैं इसमें। इसके अलावा पाठ्यक्रम जो आपका सिलेबस है उसके सब विषय परस्पर संबंधित ज्ञान क्षेत्रों के रूप में छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत किए जाते हैं। प्राकृतिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति और हस्तकला के माध्यम से अनेक विषयों पर परस्पर संबंध स्थापित किया जाता है। बालक को अपनी रुचि के अनुसार हस्तशिल्प चुनाव करने की स्वतंत्रता भी इसमें दी जाती है कि हस्तशिल्प के रूप में वो बालक क्या चुनना चाहता है, ठीक है, जिसके आधार पर ही बच्चों को सारी चीज़ें समझाई जाती हैं। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है बुनियादी शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो बुनियादी शिक्षा के बारे में यहाँ पर पूरी तरह से विस्तार से समझाया गया। अगर आप इसे कुछ भी इसमें से अगर याद रखेंगे तो कहीं ना कहीं 1 या 2 प्रश्न परीक्षा में आपको इससे देखने के लिए मिल जाते हैं प्रत्येक परीक्षा में, ठीक है। तो आगे बताया गया बुनियादी शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या है। तो चलिए देख लेते हैं बुनियादी शिक्षा के मुख्य उद्देश्य। पहला आपका आर्थिक उद्देश्य। इस उद्देश्य से अभिप्राय है बालकों द्वारा बनाई जाने वाली वस्तुओं को बेचकर विद्यालय के व्यय की आंशिक पूर्ति करना। और दूसरा आपका बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने के बाद बालकों का किसी उद्योग के द्वारा धन का अर्जन करना। इस संबंध में स्वयं गांधी जी ने लिखा कि प्रत्येक बालक व बालिका को विद्यालय छोड़ने के बाद किसी व्यवसाय में लगाकर स्वावलंबी बनना चाहिए, ठीक है। विद्यालय छोड़ने के बाद क्या है, बच्चों को कहीं ना कहीं धन उपार्जन की व्यवस्था भी करनी चाहिए, ठीक है, ये गांधी जी ने कहा ऐसा। अगला यहाँ पर पॉइंट बताया गया नैतिक शिक्षा, मॉरल एम, ठीक है। इसमें क्या बताया गया, आधुनिक भारतीय समाज का अविराम गति से नैतिक पतन हो रहा है। किस तरह से बुनियादी शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य है बालक का नैतिक विकास करना, ठीक है, उसके आचरण को सही करना। नैतिक शिक्षा में अपना विश्वास प्रकट करते हुए गांधी जी ने लिखा है, मैंने हृदय की संस्कृति या चारित्र के निर्माण को सर्वोच्च स्थान दिया है और मुझे विश्वास है कि नैतिक शिक्षण सबको समान रूप से दिया जा सकता है। इस बात से कोई प्रयोजन नहीं है कि उनकी आयु और पालन पोषण में कितना अंतर है, यानी कि बच्चे की आयु क्या, किसी बच्चे की आयु अगर मान लीजिए 7 वर्ष है, किसी बच्चे की आयु 10 वर्ष है, तो उसे समान रूप से जो है वो नैतिक शिक्षा दी जा सकती है, ऐसा गांधी जी ने
कहा है, या उनका पालन पोषण किस तरह से हुआ, किसी का यहाँ पर अलग तरीके से हुआ पालन पोषण, किसी का अलग तरीके से हुआ, तभी उसे नैतिक शिक्षा समान रूप से दी जा सकती है। ठीक है, इसके बाद तीसरा यहाँ पर पॉइंट बताया गया नागरिकता का उद्देश्य, एम ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, इसमें क्या बताया गया, जनतंत्रीय शासन प्रणाली में प्रत्येक व्यक्ति शासन के प्रति उत्तरदायी होता है और राज्य के प्रति उसके कर्तव्य में वृद्धि हो जाती है, किंतु इसके साथ साथ उसे अनेक अधिकार भी प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप कहीं पर भी रहें तो आपको अनेक अधिकार प्राप्त भी हैं। वह इन कर्तव्यों का पालन और अधिकारियों का उपयोग तभी कर सकता है जब वह उनके प्रति सजग हो। इसके लिए ऐसी शिक्षा आवश्यक है जो उसमें नागरिकता के सब गुणों का विकास करे, यानी कि उसे सारी चीज़ें सही से समझाए बच्चों को। बुनियादी शिक्षा इन गुणों के विकास में योगदान देती है। जो बुनियादी शिक्षा है वो नागरिकता के विषय में क्या है, योगदान देती है। नागरिकता के विषय में बच्चों को समझाया जाता है। अगला पॉइंट है सर्वोदय समाज की स्थापना का उद्देश्य। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया देख लेते हैं। इसमें बताया गया कि आज का संपूर्ण समाज स्वार्थ सिद्धि की नीति का अनुसरण कर रहा है। ठीक है, यानी कि व्यक्ति स्वार्थी होते जा रहे हैं। ये समाज स्पष्ट रूप से दो वर्गों में विभक्त है, पहला है धनवान और दूसरा है धनहीन। पूरी तरह से जो समाज है, जो सोसाइटी है, वो किस तरह से विभक्त हो चुकी है, एक है धनवान व्यक्ति, दूसरे हैं धनहीन, या जैसे आप गरीब बोल सकते हैं, गरीब व्यक्ति। ये दोनों वर्ग विकृत हैं, पहला धन की प्रचुरता के कारण और दूसरा धन के अभाव के कारण। बुनियादी शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य है इस विकृत समाज के स्थान पर सर्वोदय समाज की स्थापना करना। सर्वोदय समाज में श्रम का महत्व होगा। श्रम क्या मतलब, कुछ भी काम वगैरह करना, मेहनत कर रहे हैं तो वही आपका श्रम है, धन का नहीं होगा। स्नेह और सहयोग की भावनाएं होंगी, घृणा और व्यर्थकता की नहीं होंगी भावनाएं। इस समाज में शोषण का स्थान सेवा, निज हित का स्थान परहित और संचय की प्रवृत्ति का स्थान त्याग की प्रवृत्ति लगी। ठीक है, इसके अलावा बच्चों को इसी सर्वोदय समाज के लिए आपको तैयार करने के विचार से बुनियादी शिक्षा द्वारा उनमें प्रेम उत्पन्न करना चाहिए, सहयोग, आत्म बलिदानी, आत्मविश्वास और आदि भावनाओं को समाविष्ट करने की चेष्टा की जाती है बुनियादी शिक्षा में। इस तथ्य को ध्यान में रखकर डॉक्टर एम एस पटेल, ठीक है, डॉक्टर एम एस पटेल ने लिखा है कि बुनियादी शिक्षा के उद्देश्य में से एक उद्देश्य ये है गांधी जी की सर्वोदय समाज की धारणा के अनुसार भारतीय समाज का पुनः संगठन करना। ठीक है, तो ये किसका यहाँ पर उद्देश्य है, यहाँ पर आपका बुनियादी शिक्षा का, जो कि गांधी जी की सर्वोदय समाज की स्थापना के बारे में बताया गया है। अगला पॉइंट यहाँ पर बताया गया सांस्कृतिक उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो सांस्कृतिक उद्देश्य को एक बार देख लेंगे फटाफट। हमारी शिक्षा प्रणाली का एक प्रत्यक्ष दोष ये है कि उसमें भारतीय संस्कृति का ज्ञान ना देकर बालकों को पाश्चात्य आदर्शों और विचारों का भक्त बनाया जाता है। ठीक है, किस तरह से, यानी कि जो पाश्चात्य आदर्श हैं, ठीक है, इंग्लिश मीडियम जिसे आप बोलते हैं, ठीक है, उस तरह से विचारों का भक्त बनाया जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, वे अपनी परंपरागत संस्कृति से पूर्णतः अनभिज्ञ रहते हैं। इसके दूषित परिणाम को बताते हुए गांधी जी ने लिखा कि यदि किसी स्थिति में पहुंचकर एक पीढ़ी अपने पूर्वजों के प्रयासों को पूर्णतः अनभिज्ञ हो जाती है या उसे अपनी संस्कृति पर लज्जा आने लगती है तो वह नष्ट हो जाती है। ठीक है, कुछ चीज़ें अगर आपको यहाँ पर बहुत ही अजीब सी लगती हैं जो कि पहले से चली आ रही हैं और अगर आप उन्हें नहीं करेंगे तो वह संस्कृति क्या है, पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी, जो कि आपके पूर्वजों से चली हुई आ रही है। इसने इस विचार में दृढ़ विश्वास रखने के कारण गांधी जी ने शिक्षा की अपेक्षा शिक्षा के सांस्कृतिक पक्ष को अधिक महत्व दिया है। इसी उद्देश्य से बुनियादी शिक्षा में भारतीय उद्योगों या शिल्पों को आधारभूत स्थान दिया गया और शिक्षा को भारतीय संस्कृति के अनुरूप भी बनाया गया। इसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पर बताया गया त्रिविध विकास का उद्देश्य। ठीक है, त्रिविध विकास का उद्देश्य, इसमें क्या बताया गया, भारत की वर्तमान शिक्षा पद्धति में केवल बालक के मानसिक विकास पर बल दिया जाता है, उसमें बालक के शारीरिक और आध्यात्मिक विकास के प्रति रंच मात्र भी ध्यान नहीं दिया जाता है। इस प्रकार बालक का केवल एकांगी विकास हो पाता है। कैसा, केवल एक तरह से विकास हो पाता है। इसके विपरीत बुनियादी शिक्षा में क्या होता है, बालक के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के प्रति पूर्ण ध्यान दिया जाता है, पूरा ध्यान दिया जाता है। बालक का शारीरिक विकास भी हो, मानसिक विकास भी हो और उसका आध्यात्मिक विकास भी हो, बच्चा को सीखे भी। ठीक, पाठ्यक्रम में इस प्रकार के विषयों का समावेशन किया गया है जिनसे बालक का तीनों प्रकार का अर्थात त्रिविध विकास का होना निश्चित हो जाता है। इस विकास पर बल देते हुए गांधी जी ने कहा है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक को मनुष्य की संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का सर्वतोमुखी, ठीक है, सर्वतोमुखी विकास, ठीक है, सर्वतोमुखी विकास यानी कि पूरी तरह से बच्चे का विकास करना। ठीक है, सारी तरीके से बच्चे का विकास करना, ये त्रिविध विकास का उद्देश्य है। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप प्रीवियस ईयर पे सॉल्व क्वेश्चन पेपर परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के स्टार्टिंग में जो नंबर आपको बताया गया वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं
और अदर सारे सब्जेक्ट की क्लासेस भी लगातार चल रही, तो आप उन्हें जरूर देखिए। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस को अटेंड नहीं किया तो चैनल पर प्ले लिस्ट बना दी गई अलग अलग सब्जेक्ट की, वहाँ से आप जाकर अलग अलग सब्जेक्ट की प्रीवियस क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। आज की इस क्लास को दोस्तों हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।